मान लीजिए कोई करोड़पति आदमी आपको 5 लाख रुपए देता है और कहता है इन पैसों को शेयर बाजार में निवेश करना है और ऐसे शेयर में निवेश करना है जो सबसे पहले इन 5 लाख को 10 लाख बना दे। तो आप कौन से शेयर चुनेंगे और उन शेयर को चुनने का क्या क्राइटेरिया अपनाएंगे? क्या आप अपने दोस्त की सलाह पर शेयर चुनेंगे, या टीवी पर जिस कंपनी का ज़्यादा ऐड आता है उस शेयर में निवेश करेंगे, या फिर कोई यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम रील देखकर आप निवेश करना स्टार्ट कर देंगे, और या फिर आप खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करके सबसे सेफ शेयर का चयन करेंगे? अगर आपने आखिरी ऑप्शन चुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद आप शेयर मार्केट में खुद को एक्सपर्ट कह पाएंगे। तो चलिए समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर मार्केट। कोई भी शेयर भविष्य में ऊपर जाएगा या नीचे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो शेयर आज अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर की जो कीमत वर्तमान परिस्थिति में होनी चाहिए उससे कम वैल्यू होना, यानी इस बात के पूरे चांसेस हैं कि शेयर फ्यूचर में अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आएगा, यानी कि बढ़ेगा। और ओवर वैल्यूड का मतलब होता है शेयर की कीमत उसकी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा होना, यानी कि फ्यूचर में जब शेयर अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर आएगा तो उसकी वैल्यू आज से कम हो जाएगी। तो जो शेयर ओवर वैल्यू है उसको अभी बेच देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो घटने वाला है, और जो शेयर अंडर वैल्यूड है उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में वो बढ़ने वाला है। पर सवाल ये उठता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है और कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है? ये पता करने के लिए ही हमें करना होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस 3 लेवल पर होता है। नंबर 1 इकोनॉमी एनालिसिस, जहां पर आप देश की पूरी इकोनॉमी का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। नंबर 2 इंडस्ट्री एनालिसिस, जहां पर आप अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। और लास्ट लेवल है कंपनी एनालिसिस, जहां पर आप स्पेसिफिक कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। लेवल 1 इकोनॉमी एनालिसिस। किस कंपनी का शेयर खरीदना है इसको जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपको शेयर मार्केट में निवेश करना भी है या नहीं, और यह आपको इकोनॉमी एनालिसिस से पता चलेगा। क्योंकि जनरली जब भी किसी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें आने वाली कंपनीज भी ग्रो करती हैं, और ऐसे टाइम पर लगाया गया पैसा भी ग्रो करता है। इसलिए ऐसे टाइम पर आप एग्रेसिवली पैसा लगा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स पर नज़र रखनी होगी, तो इन्हें ध्यान से समझिए। पहला फैक्टर है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सरल भाषा में जीडीपी का मतलब होता है एक देश की टोटल इनकम, और ये इनकम जितनी बढ़ेगी उतनी ही इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यदि आपको न्यूज़ में बार बार सुनने को मिल रहा है कि देश की जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है, तो समझ लीजिए शेयर मार्केट बढ़ने वाला है और पैसा लगाने का ये सही समय है। दूसरा फैक्टर है इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर्स के लिए इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन से कंज्यूमर की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कंपनीज का प्रॉफिट रुकता है और शेयर मार्केट में नुकसान होता है। हालांकि ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा इन्फ्लेशन देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर चीज़ें महंगी होना बंद हो जाएंगी तो लोग सामान खरीदना कम कर देंगे, क्योंकि इससे लोगों में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि किसी चीज़ की वैल्यू अगर कम हो रही है इसका मतलब फ्यूचर में वो और सस्ती हो जाएगी। तो लोग उस चीज़ को आज खरीदने की बजाय फ्यूचर में खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इससे कंपनीज के प्रोडक्ट बिकने कम हो जाते हैं और कंपनी को नुकसान होता है। इसलिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना दोनों ही देश की इकोनॉमी के लिए हानिकारक है, और इन दोनों ही समय पर शेयर मार्केट में निवेश करना भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए परफेक्ट इन्फ्लेशन का होना बहुत जरूरी है। तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होते हैं तो कंपनीज को पैसा उधार लेने में दिक्कत होती है, जिससे कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर पाती, और वहीं जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब कंपनी के लिए एक्सपेंशन करना आसान होता है। इसलिए देश में एवरेज इंटरेस्ट रेट भी शेयर मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट, यानी कि एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी में जो एक्सचेंज होता है उसका जो रेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपनी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। तो इकोनॉमी एनालिसिस करने के लिए आपको टीवी न्यूज़, आर्टिकल्स या न्यूज़पेपर आदि से इन सभी फैक्टर्स की जानकारी मिल जाएगी, और आप अपने पास नोट्स बना सकते हैं, और जब सारी कंडीशन फेवरेबल हो तब आप इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। तो इकोनॉमी एनालिसिस करने के बाद जब आपको पता चल गया है कि देश में इकोनॉमी की कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल हैं, तो अब आप दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं। लेवल 2 इंडस्ट्री एनालिसिस। एक्सपर्ट्स लोग बताते हैं कि इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू बी इन द राइट इंडस्ट्री देन इन द राइट स्टॉक। मतलब सही स्टॉक मिलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही इंडस्ट्री का मिलना। देश में अवेलेबल अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग परफॉर्म करती हैं, और इसलिए सही इकोनॉमिक कंडीशन में सही इंडस्ट्री का चयन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब देश में रिसेशन होता है तो ऐसे समय में लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं, जिससे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज प्रभावित होती हैं। पर ऐसे समय में भी लोग मेडिसिन लेना बंद नहीं करते, इसलिए रिसेशन के समय पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देती है। तो जब भी रिसेशन का टाइम होता है, इस समय पर जहाँ पर एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों से रिलेटेड इंडस्ट्री आगे बढ़ती हैं, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री नीचे गिरने लगती हैं। तो अगर आप रिसेशन के समय पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सही समय पर सही इंडस्ट्री को चुनने के लिए आपको इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इंडस्ट्री के फ्यूचर का आइडिया लग जाता है। हर इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 पायनियरिंग स्टेज। इस स्टेज में कंपनीज रैपिडली ग्रोथ करती हैं, और इसी स्टेज में ज़्यादातर कंपनीज फेल भी होती हैं,
क्योंकि उनके कंपटीशन ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। क्योंकि इस स्टेज में ग्रो करने की होड़ लगी रहती है, इसलिए ज़्यादातर कंपनी जो ग्रो नहीं कर पाती हैं वो फेल हो जाती हैं और वो कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो इस समय पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क और रिटर्न दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आपके लिए हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी मिल सकता है। दूसरी स्टेज होती है एक्सपेंशन स्टेज। जो कंपनी पहली स्टेज में फेल नहीं होती वो कंपनी इस स्टेज में भी ग्रो करती हैं और साथ में एक्सपेंशन भी करती हैं। और इसी स्टेज में कंपनी में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भरोसा हो जाता है कि ये कंपनी अगर पहली स्टेज से बाहर आ चुकी है तो यानी कि ये कंपनी अभी लंबे समय तक टिकने वाली है। तो इसी समय पर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस स्टेज में कंपनीज काफ़ी हद तक ग्रो भी कर रही होती हैं, साथ में स्टेबल भी होती हैं। स्टेज नंबर 3 है स्टेबलाइजेशन स्टेज। इसको कुछ लोग मेच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में कंपनीज मॉडरेट रूप से ग्रोथ करती हैं। सेल्स बढ़ती तो है लेकिन स्लो रेट में बढ़ती है। इस स्टेज पर आने के बाद कंपनीज ज़्यादा इनोवेशन भी नहीं करती और लगभग एक ही ट्रैक पर काम करती रहती हैं। और जो कंपनीज इस स्टेज पर पहुंच जाती हैं वो स्लोली बट लंबे समय तक ग्रोथ करती हैं। तो इन 3 स्टेजेस में इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए क्लैरिटी मिल जाती है। इसके साथ ही और क्लैरिटी पाने के लिए आप एक लेखक माइकल पोर्टर के एक रूल का अध्ययन कर सकते हैं, जिसका नाम है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। देखिए, हर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। जैसे स्टील इंडस्ट्री में टाटा स्टील भी है, तो JSW स्टील भी है और सेल भी है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप पोर्टर्स 5 फोर्सेस का उपयोग करेंगे तो आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस इंडस्ट्री की कंपनी में निवेश करना है। तो आइए पोर्टर्स 5 फोर्सेस को देख लेते हैं। नंबर 1 है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, यानी किसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे बहुत सारी कंपनी पहले से ही है, उस इंडस्ट्री में अगर कोई नई कंपनी एंटर करना चाहती है तो क्या उससे एग्जिस्टिंग कंपनी को कुछ थ्रेट है, कुछ नुकसान हो सकता है। नंबर 2 है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, यानी कि अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो वो जिन कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रही है उस कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, यानी कि वो कितना नेगोशिएशन कर सकता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं स्टील 65,000 रुपये पर क्विंटल बेच रहा हूँ और सामने वाला कह रहा है कि नहीं मुझे तो 60,000 रुपये पर क्विंटल चाहिए, तो वो कितना आपको फोर्स कर सकता है कि आप अपना प्रोडक्ट कम रेट में बेच सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि किस इंडस्ट्री में लोगों की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। नंबर 3, राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग अपोनेंट्स। जैसा कि मैंने बताया कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे कि मैंने स्टील इंडस्ट्री का उदाहरण दिया। तो इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनी के बीच में कंपटीशन होता है। अगर हम अपने आप को टाटा स्टील की जगह रखें तो हमारे लिए JSW स्टील या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितना बड़ा कंपटीशन है, क्या वो हमारे मार्केट को कैप्चर कर पा रहे हैं, क्या वो हमसे ज़्यादा प्रॉफिट ले पा रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, अगर उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना ले तो क्या उससे आपको नुकसान होगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर गेहूं का आटा बेचते हैं और कोई दूसरी कंपनी आके कहती है कि हम बाजरे का आटा बेचेंगे और इस प्रकार प्रचार करती है कि लोग गेहूं का आटा खरीदना कम कर दें, तो इससे आपको नुकसान होगा। यानी कि आपके प्रोडक्ट का एक सब्सटीट्यूट मार्केट में आ चुका है, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदने की बजाय दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ भी हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में देखने वाली होती है कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट कितने अवेलेबल हैं, क्या फ्यूचर में ये कंपनी टिक सकती है या फिर इसके सब्सटीट्यूट इसकी जगह ले लेंगे। और नंबर 5 है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। हर कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बेचती है वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से खरीदती है। तो जब कंपनी रॉ मटेरियल किसी से खरीदेगी तो उस बेचने वाले की बार्गेनिंग पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको गेहूं का उदाहरण बताया, आप तो गेहूं का आटा बेचते हैं लेकिन गेहूं तो आपको कहीं से खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि मुझे गेहूं 2,000 रुपये क्विंटल चाहिए, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं तो 2,200 रुपये क्विंटल बेचूंगा, तो उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी तेज है। क्योंकि अगर उसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि आप ऐसी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं जिस कंपनी के सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। तो आपको ऐसी कंपनी में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कम करेगी। तो इस प्रकार आप इकोनॉमी के बाद इंडस्ट्री का एनालिसिस करके सही इंडस्ट्री का चयन कर सकते हैं। एक बार इकोनॉमी फोरकास्ट और इंडस्ट्री एनालिसिस हो जाता है तो इसके बाद नंबर आता है चूज की गई इंडस्ट्री में बेस्ट कंपनी को चुनने का। तो आइए देखते हैं कंपनी एनालिसिस। एक परफेक्ट इंडस्ट्री को चुनकर आप अपना 90% काम खत्म कर चुके हैं, पर एक इंडस्ट्री में आने वाली सभी कंपनीज में आप एक साथ निवेश नहीं कर सकते। इसलिए इन कंपनीज में से एक परफेक्ट कंपनी को चुनना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल डाटा पब्लिक होता है, जिसे आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फाइनेंशियल डाटा में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस इत्यादि आते हैं। हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा उसके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम इस चीज़ को आपके लिए आसान बनाकर आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अगर उन क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए यस है तो इसका मतलब आप उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, क्या कंपनी का बिजनेस सेंस बनाता है। यानी कंपनी जो बिजनेस कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं है उस प्रोडक्ट या सर्विस की लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे बिजनेस ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर 2 है, विल देयर बी अ मार्केट फॉर इट्स गुड एंड सर्विसेज। एंड क्वेश्चन नंबर 3, इज द कंपनी ऑन द राइट ट्रैक। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट अ मार्केट लीडर। एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5, कैन इट मेंटेन द लीडरशिप पोजीशन।
तो अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस है तो इसका मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपनी एनालिसिस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस आदि के साथ डिटेल में समझाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कंपनी एनालिसिस लिख दीजिए, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप इतना नहीं चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को दोबारा से देखकर या फिर वीडियो के नोट्स बनाकर एक परफेक्ट कंपनी का चयन कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि कैसे आप खुद की रिसर्च करके एक परफेक्ट कंपनी या परफेक्ट शेयर का चयन कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे शेयर को मिला के एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इस प्रकार आपको पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है। और जब आपको एक बार ये बात पता चल जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि 5 लाख को 10 लाख बनाने के लिए आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए। ये वीडियो आपको देखने में जितनी लंबी लग रही होगी या जितनी डिटेल में लग रही होगी, वास्तविकता में एनालिसिस करना इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। क्योंकि एक बार अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो आप न्यूज़ देखकर या आर्टिकल पढ़कर भी ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इकोनॉमी एनालिसिस की बात करी है तो आपको न्यूज़ में हर रोज़ लगभग पता चलता रहता है कि देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं। जब आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि देश की इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही है, 7% से ग्रो कर रही है, 8% से ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी 1% भी ग्रो नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि आप इस समय पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री बूम कर रही है या फिर टेक्नोलॉजी बूम कर रही है या फिर कोई भी अदर इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में निवेश करना है। और उसके अंदर कंपनी का चयन करने की प्रोसेस मैंने आपको बता ही दी है। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है और बहुत सारी रिसर्च करी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही और वीडियो आनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले अगली वीडियो बनाने का। तब तक मिलते हैं ऐसी ही अगली फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो में, जहाँ पर हम पर्सनल फाइनेंस और ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। धन्यवाद।